अच्छा, कभी सोचा है कि आईपीएल में एक टीम सिर्फ अच्छे प्लेयर्स खरीद कर ही क्यों नहीं जीत जाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें पिच, मौसम, सामने वाली टीम की कमजोरियां सब कुछ देखकर एक प्लान बनाना पड़ता है। हम्म, कब कौन सा बॉलर आएगा, किस बैट्समैन के सामने कौन सा फील्डर लगेगा। हम्म, ये जो पूरा गेम प्लान है ना, बिजनेस की दुनिया में इसी को स्ट्रैटेजी कहते हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। आज हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एक शुरुआती चैप्टर के कुछ नोट्स हैं और हम इसी गेम प्लान की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा मिशन है सीए इंटर जनवरी 26 एग्जाम के लिए इस टॉपिक के सारे फंडे क्लियर करना। हम समझेंगे कि स्ट्रैटेजी असल में है क्या, ये क्यों इतनी जरूरी है और एक कंपनी में टॉप से लेकर बॉटम तक ये बनती कैसे है। हम इसे सिर्फ किताबी भाषा में नहीं, बल्कि मजेदार उदाहरणों और पिछले एग्जाम पेपर्स के ट्रेंड्स को ध्यान में रखकर समझेंगे। हाँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझना सबसे अच्छा रहता है। तो फिर शुरू करें इस दिमागी वर्जिश को। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, स्ट्रैटेजी आखिर है क्या? मान लीजिए एक नया केचप ब्रांड है जो कम चीनी वाला हेल्दी केचप लॉन्च करता है। क्या ये एक स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। आसान भाषा में कहें तो स्ट्रैटेजी एक कंपनी का एक्शन प्लान है। ये इस बात का ब्लूप्रिंट है कि कंपनी बाजार में अपनी जगह कैसे बनाएगी, कंपटीशन को कैसे मात देगी, ग्राहकों को कैसे खुश रखेगी और अपने तय किए हुए लक्ष्यों तक कैसे पहुंचेगी। तो मतलब सिर्फ एक फैसला नहीं है ये? नहीं, ये सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि फैसलों का एक पूरा सेट है। यहाँ एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। हमारे नोट्स में लिखा है कि स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव भी हो सकती है और रिएक्टिव भी। ये तो सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी है देसी बाइट्स, जो हेल्दी इंडियन स्नैक्स बनाती है। ओके। जब उन्होंने पहली बार रागी के चिप्स लॉन्च किए तो ये उनकी प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी थी। यानी उन्होंने मार्केट को समझा, एक मौका देखा और पहले से प्लान करके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। ठीक है। अब उनकी सक्सेस देखकर एक दूसरी कंपनी क्विक स्नैक्स ने भी रागी के चिप्स बनाने शुरू कर दिए। ये उनकी रिएक्टिव स्ट्रैटेजी हुई। अच्छा, मतलब उन्होंने मार्केट में हुए एक बदलाव पर रिएक्ट किया। एग्जैक्टली। असल दुनिया में किसी भी कंपनी की फाइनल स्ट्रैटेजी इन दोनों का मिक्स होती है, प्रोएक्टिव प्लान्स और रिएक्टिव एडजस्टमेंट्स का एक मिश्रण। अरे, तो इसका मतलब स्ट्रैटेजी सिर्फ बंद कमरों में बनने वाली चीज नहीं है, बल्कि बाजार के उतार चढ़ाव को देखकर भी बनाई जाती है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात हुई। बिल्कुल। तो फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इससे कैसे अलग है? बहुत अच्छा सवाल है। स्ट्रैटेजी तो वो गेम प्लान हो गया, लेकिन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वो पूरा प्रोसेस है जिससे वो गेम प्लान बनता है, लागू होता है और वक्त के साथ बेहतर बनाया जाता है। तो इसमें और भी स्टेप्स हैं? हाँ, इसमें सब कुछ शामिल है। कंपनी का विजन तय करना, अपने और बाजार के माहौल को समझना जिसे हम एनालिसिस कहते हैं, फिर प्लान बनाना यानी फॉर्मुलेशन, उस प्लान को एक्शन में लाना इम्प्लीमेंटेशन, और फिर ये देखना कि नतीजे क्या रहे हैं, मतलब इवैल्यूएशन। तो ये एक साइकिल हुई। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाला चक्कर है, कोई एक बार का काम नहीं। इसका मुख्य मकसद है कंपटीशन से हमेशा एक कदम आगे रहना। तो इसका कुल मतलब क्या है? देसी बाइट्स जैसी कंपनी को इस पूरे तामझाम पर इतना जोर क्यों देना चाहिए? और एग्जाम के नजरिए से देखें तो केस स्टडीज में इसकी क्या अहमियत है? देखिए, इसकी अहमियत बहुत गहरी है। सबसे पहले ये कंपनी को एक दिशा देती है, एक नॉर्थ स्टार की तरह। दूसरा, ये कंपनी को प्रोएक्टिव बनाती है ताकि वो सिर्फ मुश्किलों का इंतजार न करे, बल्कि आने वाले मौकों के लिए तैयार रहें। और सबसे जरूरी बात, जो एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये कंपनी को लंबे समय तक जिंदा रहने में मदद करती है। याद कीजिए, नोकिया, कोडैक या बजाज स्कूटर्स को, ये सब अपने टाइम के बादशाह थे। हाँ, नोकिया का तो हर घर में फोन था। बिल्कुल। और नोकिया का फेलियर सिर्फ माहौल के हिसाब से ना बदलना नहीं था, उनकी स्ट्रैटेजी तो अपने फील्ड में बेस्ट थी, मजबूत टिकाऊ फोन बनाना। सही बात है। असली गड़बड़ ये हुई कि वो समझ ही नहीं पाए कि खेल अब हार्डवेयर का नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर और इकोसिस्टम का हो गया है। एप्पल और गूगल ने एक नया गेम ही शुरू कर दिया था। ये एक क्लासिक केस स्टडी है जहां एक कंपनी अपनी ही बनाई स्ट्रैटेजी में इतनी कैद हो जाती है कि वो इंडस्ट्री का पूरा बदलाव ही नहीं देख पाती। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता होगा। हाँ, एग्जाम में अक्सर ऐसी ही सिचुएशन दी जाती है। लेकिन ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये हमेशा काम करता है?
इट कांट बी अ मैजिक वॉन्ड, राइट? इसकी कुछ कमियां भी तो होंगी। हाँ बिल्कुल, और ये समझना भी उतना ही जरूरी है, खासकर एमसीक्यूज के लिए जहां अक्सर सीमाओं पर सवाल आते हैं। अच्छा। पहली कमी यह है कि बिजनेस का माहौल बहुत पेचीदा और अनिश्चित होता है। आप हर चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे किसी ईवी स्कूटर कंपनी ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई, लेकिन अचानक बैटरी में आग लगने की कुछ घटनाओं ने ग्राहकों का भरोसा हिला दिया। हाँ, ये तो हुआ है। दूसरा, ये एक लंबा और खर्चीला प्रोसेस है। इसमें वक्त भी लगता है और एक्सपर्ट्स की भी जरूरत पड़ती है। और तीसरा, आप अपने कॉम्पिटिटर के अगले कदम का हमेशा सही अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे ही एप्पल ने फोन से 3.5 mm जैक हटाया, बाकी सब कंपनियों को तुरंत TWS ईयरबड्स की तरफ भागना पड़ा। सही, ठीक है। तो हमने ये तो समझ लिया कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है और इसकी क्या सीमाएं हैं, लेकिन कोई भी कंपनी ये सब करती क्यों है, उसका इरादा क्या होता है? शायद यहीं पर विजन और मिशन जैसी बातें सामने आती हैं। एकदम सही जगह पहुंची हैं आप। इसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट, यानी कंपनी का रणनीतिक इरादा। स्ट्रेटेजिक इंटेंट। हाँ, ये कंपनी की आत्मा की तरह है, वो क्या हासिल करना चाहती है और क्यों। इसमें सबसे ऊपर आता है विजन। सीधी सी बात है, विजन मतलब कंपनी का सपना। 5 या 10 साल बाद वो खुद को कहाँ देखती है। जैसे HDFC बैंक का विजन है एक वर्ल्ड क्लास भारतीय बैंक बनना। ये पूरी टीम को एक दिशा देता है। और मिशन ये विजन से कैसे अलग है? अगर विजन कहाँ पहुंचना है का जवाब है, तो मिशन हम कौन हैं और हम क्या करते हैं का जवाब है। ओके। ये कंपनी के होने का कारण बताता है। जैसे देसी बाइट्स का मिशन हो सकता है हम स्वादिष्ट, पौष्टिक और सुविधाजनक भारतीय स्नैक्स बनाने के लिए मौजूद हैं। मशहूर मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर ने एक बहुत जरूरी सवाल पूछा था, व्हाट बिजनेस आर वी इन? हम किस बिजनेस में हैं? हाँ, एक रेलवे कंपनी कह सकती है कि हम रेल चलाते हैं, या वो कह सकती है हम ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स के बिजनेस में हैं। दूसरा जवाब ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये कंपनी को सिर्फ एक प्रोडक्ट तक सीमित नहीं रखता। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि विजन एक मंजिल है, मिशन उस मंजिल तक जाने वाला रास्ता और ऑब्जेक्टिव्स उस रास्ते पर लगे मील के पत्थर हैं? वाह, इससे बेहतर तरीके से इसे नहीं समझाया जा सकता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अच्छा। गोल्स बड़े लंबे समय के लक्ष्य होते हैं। जैसे देसी बाइट्स का गोल हो सकता है अगले 5 साल में भारत का टॉप हेल्दी स्नैक ब्रांड बनना, लेकिन ये थोड़ा वेग है। इसे हकीकत में बदलने के लिए आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव ज्यादा स्पेसिफिक, मापने योग्य मतलब मेजरेबल और समय सीमा के साथ होते हैं। जैसे अगले 1 साल में अपनी मार्केट शेयर 15% से बढ़ाना, या इस तिमाही में प्रोडक्शन कॉस्ट 5% कम करना। और इस सब की नींव में वैल्यूज यानी मूल्य होते होंगे? बिल्कुल, वैल्यूज वो सिद्धांत हैं जो कंपनी के हर फैसले का आधार होते हैं। ईमानदारी, ग्राहक सबसे पहले, इनोवेशन, ये कंपनी का चरित्र बनाते हैं। रतन टाटा का एक बहुत अच्छा कोट है कि बिजनेस आपसे नैतिकता और मूल्यों का एक ढांचा खुद पर लागू करने की मांग करता है। हाँ, सुना है मैंने। कोरोना के समय कई कंपनियों ने मुनाफे से ज्यादा अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को अहमियत दी। ये उनके मूल मूल्यों को दिखाता है। ये सब बहुत बढ़िया है, बट देसी बाइट्स में ये सारे फैसले लेता कौन है? फाउंडर, द मार्केटिंग हेड या कोई और? एक बड़ी कंपनी में ये काम 3 अलग-अलग लेवल्स पर होता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए टाटा ग्रुप। ओके। सबसे ऊपर है कॉर्पोरेट लेवल। यहाँ टॉप मैनेजमेंट होता है, CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। टाटा सन्स के लेवल पर ये लोग सोचते हैं कि हमें होटल्स, गाड़ियाँ, स्टील या सॉफ्टवेयर, किस किस धंधे में पैसा लगाना है या किस धंधे से निकलना है। अच्छा, यानी ये तय करते हैं कि खेल के कौन से मैदान पर उतरना है। एग्जैक्टली। इनका सवाल होता है वेयर टू कम्पीट। फिर आता है बिजनेस लेवल। ठीक है। यहाँ हर बिजनेस यूनिट का हेड होता है, जैसे टाटा होटल्स का मैनेजर या टाटा मोटर्स का हेड। इनका काम ये सोचना है कि अपने मैदान पर, यानी होटल के धंधे में, ओबरॉय या मैरियट से कैसे जीतें, या ऑटोमोबाइल बिजनेस में महिंद्रा से कैसे आगे निकलें। इनका सवाल होता है हाउ टू कम्पीट। और तीसरा लेवल? तीसरा है फंक्शनल लेवल। यहाँ हर डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, प्रोडक्शन। मतलब जमीन पर काम करने वाले लोग। हाँ, टाटा मोटर्स के मार्केटिंग मैनेजर का काम ये तय करना है कि नेक्सॉन EV का अगला एड कैंपेन कैसा होगा। इनका काम है जमीन पर बिजनेस लेवल की स्ट्रैटेजी को लागू करना। इनका सवाल होता है हाउ टू इम्प्लीमेंट। ये लोग जमीनी हकीकत से सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं, इसलिए इनकी जानकारी ऊपर के लेवल्स के लिए बहुत बहुत जरूरी होती है। लेकिन आजकल के स्टार्टअप्स में तो ये सारे लेवल एक ही इंसान या एक छोटी टीम होती है, तो क्या ये मॉडल सिर्फ बड़ी स्थापित कंपनियों के लिए काम का है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। स्टार्टअप में भले ही एक ही फाउंडर ये सारे काम कर रहा हो,
लेकिन उसे सोचना इन तीनों लेवल्स पर ही पड़ता है। अच्छा, कैसे? जब वो इन्वेस्टर से पैसे मांग रहा होता है कि उसे स्नैक्स के साथ साथ अब बेवरेजेस में भी जाना है, तब वो कॉर्पोरेट लेवल पर सोच रहा है। जब वो सोचता है कि अपने रागी चिप्स को और क्रिस्पी कैसे बनाएं ताकि कॉम्पिटिटर से बेहतर लगें, तो वो बिजनेस लेवल पर है। और फंक्शनल? और जब वो इंस्टाग्राम पे एड का बजट तय करता है, तब वो फंक्शनल लेवल पर काम कर रहा है। असल में एक अच्छी कंपनी में फैसले सिर्फ ऊपर से नीचे मतलब टॉप डाउन नहीं आते, बल्कि नीचे से ऊपर भी जाते हैं। बिल्कुल बॉटम अप भी जाते हैं। फंक्शनल मैनेजर की बात सुने बिना बनाई गई स्ट्रेटजी अक्सर फेल हो जाती है। तो आज की इस बातचीत से हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की पूरी तस्वीर को काफी हद तक समझ लिया है। हमने जाना कि स्ट्रैटेजी सिर्फ एक प्लान नहीं, बल्कि बाजार के हिसाब से खुद को ढालने की कला है। सही। हमने नोकिया जैसे उदाहरण से इसकी अहमियत को समझा और ईवी स्कूटर्स जैसी अनिश्चितताओं से इसकी सीमाओं को भी जाना। फिर हमने विजन से लेकर वैल्यूज तक एक कंपनी के इरादे को डिकोड किया और आखिर में कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल लेवल्स के इस त्रिस्तरीय ढांचे को भी समझा। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ। बताइए। हमारे सोर्स मटेरियल में लिखा है कि डाइवर्सिटी या सामाजिक बराबरी जैसे फैसले शायद सीधे तौर पर स्ट्रेटेजिक ना लगें, पर जरूरी हैं। आज की दुनिया में जहां ग्राहक बहुत जागरूक है, क्या कोई कंपनी सच में अपने सामाजिक जिम्मेदारियों को अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी से अलग रख सकती है, या फिर अब अच्छा बिजनेस होने के लिए एक अच्छा कॉर्पोरेट नागरिक होना ही पहली स्ट्रैटेजी बन गया है? इस पर जरूर सोचिएगा।